बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अमेरिकी साथियों। गुड इवनिंग। मैं अपनी बात नासा की टीम और हमारे बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को आर्मिटिस 2 की कामयाब लॉन्चिंग की बधाई देकर शुरू करना चाहता हूँ। ये वाकई शानदार था। ये इंसानों वाले किसी भी रॉकेट से कहीं ज्यादा दूर तक सफर तय करेगा और चांद के पार काफी दूर जाकर उसका चक्कर लगाकर इतनी दूरी से वापस लौटेगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये अद्भुत है। वो अपने रास्ते पर है। ईश्वर उनका भला करे। ये बहादुर लोग हैं। हम उन 4 बेमिसाल एस्ट्रोनॉट्स को दुआएं देते हैं। आज शाम जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ठीक 1 महीना हो गया है, जिसका टारगेट दुनिया का नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर यानी ईरान है। पिछले 4 हफ्तों में हमारी सेना ने जंग के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसी जीत जो शायद ही पहले किसी ने कभी देखी हो। आज रात ईरान की नेवी नेस्तनाबूद हो चुकी है। उनकी एयरफोर्स मलबे में तब्दील है। उनके नेता, उनका वो आतंकी निजाम जिसे वो चलाते थे, उनमें से ज्यादातर अब मारे जा चुके हैं। हम जब बात कर रहे हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का कमांड और कंट्रोल तबाह किया जा रहा है। उनके मिसाइलें और ड्रोन दागने की ताकत काफी कम हो गई है और उनके हथियारों, फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर्स के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। अब उनमें से बहुत कम ही बचे हैं। जंग के इतिहास में कभी किसी दुश्मन को कुछ ही हफ्तों में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा साफ और विनाशकारी नुकसान नहीं झेलना पड़ा। हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका, जैसा कि मेरी प्रेसिडेंसी के 5 सालों में हो रहा है, वो जीत रहा है और अब पहले से कहीं बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। मौजूदा हालात पर बात करने से पहले मैं अपनी सेना का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मिनटों में वेनेजुएला पर कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक खेला। वो बहुत तेज, जानलेवा और हिंसक था और पूरी दुनिया ने उसका सम्मान किया। मेरे पहले कार्यकाल में हमारी सेना को फिर से मजबूत करने के बाद आज हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और अब जब वेनेजुएला के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, सही मायनों में हम जॉइंट वेंचर्स पार्टनर हैं। बड़े पैमाने पर तेल और गैस के प्रोडक्शन और सेल में हमारा तालमेल बहुत शानदार है। अमेरिका के बाद धरती पर दूसरे सबसे बड़े रिजर्व। अब हम मिडिल ईस्ट से पूरी तरह आजाद हैं, फिर भी हम मदद के लिए वहां मौजूद हैं। हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है। उनके पास जो है, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहां पर हैं। आज रात मैं आपको उस जबरदस्त प्रोग्रेस का अपडेट देना चाहता हूं जो हमारे लड़ाकों ने ईरान में की है और इस पर बात करना चाहता हूं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की सुरक्षा और आजाद दुनिया की सलामती के लिए क्यों जरूरी है। 2015 में जब मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंपेन का ऐलान किया था, उस दिन से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ये कट्टरपंथी निजाम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाता है। 47 सालों से उनकी प्रॉक्सी ताकतें बेरूत में मरीन बैरकों में हुए धमाके में 241 अमेरिकियों की हत्या और सड़क किनारे बम लगाकर हमारे सैकड़ों सैनिकों के कत्लेआम के पीछे थी। वो USS कोल पर हुए हमले में भी शामिल थे और उन्होंने अनगिनत घिनौने अपराध किए, जिसमें इजराइल में 7 अक्टूबर की वो खौफनाक खूनी अत्याचार भी शामिल है। ऐसा कुछ जो ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस कातिल निजाम ने हाल ही में ईरान में प्रदर्शन कर रहे अपने ही 45,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। 45,000 मौतें। इन आतंकियों के पास परमाणु हथियार होना एक ऐसा खतरा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका का सबसे हिंसक निजाम एक न्यूक्लियर शील्ड के पीछे छिपकर अपने आतंक, जबरदस्ती और कब्जे और कत्लेआम को वो बेखौफ चलाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और हमारे पिछले किसी भी राष्ट्रपति को भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। ये हालात 47 सालों से चल रहे हैं और मेरे ऑफिस में आने से बहुत पहले ही इसे सुलझा लिया जाना चाहिए था। मैंने अपने 2 कार्यकालों में ईरान के परमाणु हथियार पाने के जुनून को रोकने के लिए कई काम किए हैं और शायद सबसे अहम ये है कि मैंने अपने पहले टर्म में जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। वो एक इविल जीनियस था, बहुत शातिर इंसान, लेकिन एक खौफनाक दरिंदा।
In my first term, वो सड़क किनारे लगने वाले बमों का बाप था और उसने जो किया वो बेहद भयानक था। अगर वह जिंदा होता तो शायद ईरान आज कहीं बेहतर और मजबूत स्थिति में होता। अगर वह जिंदा होता तो शायद आज रात हमारी कुछ अलग बातचीत हो रही होती। लेकिन जानते हैं क्या, हम तब भी जीत रहे होते और बड़ी जीत हासिल कर रहे होते। different conversation tonight. But you know what? और फिर सबसे अहम बात, मैंने बराक हुसैन ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया, जो कि एक डिजास्टर थी। ओबामा ने उसे 1.7 बिलियन डॉलर कैश में दिए, एकदम हरा हरा कैश। वर्जीनिया, डीसी और मैरीलैंड के बैंकों से निकाला। उनके पास जितना भी कैश था उसे हवाई जहाजों में भर कर भेजा ताकि उनकी इज्जत और वफादारी खरीदी जा सके। लेकिन ये काम नहीं आया। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया और परमाणु बम बनाने के अपने मिशन में लगे रहे। उनकी इस ईरान डील की वजह से ईरान के पास खतरनाक परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा होता गया। Deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear वो सालों पहले उसे हासिल कर लेते और इस्तेमाल भी कर लेते, तब ये दुनिया कुछ और ही होती। मेरी राय में और कई बड़े एक्सपर्ट्स की राय में, अगर मैंने इस भयानक डील को खत्म नहीं किया होता तो आज मिडिल ईस्ट और इजराइल का नामो निशान नहीं होता। और मुझे ऐसा करके बहुत फक्र महसूस हुआ। मुझे ऐसा करने पर बहुत गर्व था। वो डील शुरुआत से ही बहुत खराब थी। सच कहूं तो मैंने वो किया जो कोई और राष्ट्रपति करने को तैयार नहीं था। उन्होंने गलतियां की और मैं उन्हें सुधार रहा हूं। मेरी पहली पसंद हमेशा कूटनीति का रास्ता ही था। फिर भी ये निजाम परमाणु हथियारों की अपनी अंधी दौड़ में लगा रहा और समझौते की हर कोशिश को ठुकरा दिया। इसी वजह से जून में मैंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया। किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। Operation Midnight Hammer. Nobody's ever seen anything like it. उन खूबसूरत B-2 बॉम्बर्स ने शानदार काम किया। हमने उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से मिटा दिया। उसके बाद इस निजाम ने एक बिल्कुल अलग जगह पर अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से खड़ा करने की कोशिश की, जिससे ये साफ हो गया कि उनका परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ने का कोई मन नहीं था। वो तेजी से कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी बना रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिकी सरजमीन, यूरोप और धरती की लगभग किसी भी जगह तक पहुंच सकती थी। ईरान की रणनीति बहुत साफ थी। वो ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें बनाना चाहते थे और उन्हें सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलें बनाई भी। और उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके बारे में किसी को यकीन नहीं था कि वो उनके पास होंगे। हमें यह अभी पता चला। हमने उन्हें उड़ा दिया। हमने उन सब को तबाह कर दिया ताकि कोई उन्हें रोकने की हिम्मत ना कर सके। We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. और परमाणु बम, परमाणु हथियार की उनकी दौड़, एक ऐसा परमाणु हथियार जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो, वो बिल्कुल उसकी दहलीज पर खड़े थे। सालों से हर कोई कहता रहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन आखिर में ये सिर्फ कोरी बातें हैं अगर आप सही वक्त पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के ऐलान के वक्त कहा था, हमारे लक्ष्य बहुत साफ और सीधे हैं। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से इस निज़ाम की उस ताकत को खत्म कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका को धमका सके और अपनी सीमाओं के बाहर वो अपनी ताकत दिखा सके। इसका मतलब है ईरान की नेवी को खत्म करना जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स और उनके मिसाइल प्रोग्राम को उस हद तक नुकसान पहुंचाना जो पहले कभी किसी ने न देखा हो, और उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को नेस्तनाबूद करना। ये सब हमने कर दिया है। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, बेकार हो गई हैं। कुल मिलाकर ये कदम ईरान की सेना को आतंकी प्रॉक्सी को सपोर्ट करने की उनकी ताकत को कुचल देंगे और उन्हें परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमारी सेना का प्रदर्शन असाधारण रहा। मिलिट्री के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और आज रात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे ये अहम रणनीतिक लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। इस तरक्की का जश्न मनाते हुए हम खासतौर पर उन 13 अमेरिकी योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हमारे बच्चों को कभी एक न्यूक्लियर ईरान का सामना न करना पड़े। पिछले महीने मैं 2 बार डोवर एयरफोर्स बेस पर गया और वो वाकई एक अलग एहसास था। मैं उन हीरोज के साथ रहना चाहता था जब वो अमेरिकी धरती पर लौट रहे थे और मैं उनके साथ था, उनके परिवारों, उनके माता पिता, उनकी पत्नियों, उनके पतियों के साथ था। हम उन्हें सलाम करते हैं और अब हमें उस मिशन को पूरा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। और वहाँ मौजूद हर एक इंसान, उनके अपनों ने कहा, प्लीज सर, प्लीज इस काम को पूरा कीजिए। हर एक ने यही कहा।
और हम इस काम को पूरा करने जा रहे हैं और हम बहुत ही तेजी से इसे खत्म करेंगे। हम उसके बेहद करीब हैं। मैं मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार रहे हैं और हम उन्हें किसी भी रूप में किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचने देंगे या फेल नहीं होने देंगे। कई अमेरिकी लोग यहाँ देश में पेट्रोल के दामों में हुए हालिया उछाल को लेकर चिंतित हैं। ये शॉर्ट टर्म उछाल पूरी तरह से ईरानी निजाम की उन पागलपन भरी हरकतों का नतीजा है जहाँ उसने कमर्शियल ऑयल टैंकरों और पड़ोसी देशों पर आतंकी हमले किए, जिसका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। इस बात का एक और सबूत है कि ईरान पर परमाणु हथियारों को लेकर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो उनका इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। इससे दशकों तक ब्लैकमेलिंग, आर्थिक दर्द और ऐसी अस्थिरता फैलेगी जो हमारी कल्पना से भी परे है। इस खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका आर्थिक रूप से पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप सब ये जानते हैं, हमने इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई है। हम अभी उस दौर से गुजर रहे हैं, इतिहास की सबसे मजबूत। एक साल में हमने एक मुर्दा और अपाहिज देश को, मुझे कहते हुए नफरत होती है, लेकिन पिछले प्रशासन के बाद हम एक मुर्दा और अपाहिज देश बन गए थे। हमने उसे बिना किसी महंगाई के दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बना दिया है। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, $18 ट्रिलियन से ज्यादा का, और इतिहास का सबसे ऊंचा शेयर बाजार, जिसमें एक ही साल में 15 बार ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना। इन सब चीजों ने हमें उस कैंसर से छुटकारा पाने के काबिल बनाया जो लंबे समय से सुलग रहा था, जिसे न्यूक्लियर ईरान के नाम से जाना जाता है। और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। याद रखिए, हमारे बेबी ड्रिल प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के पास बहुत गैस है। हमारे पास इतनी गैस है, मेरी लीडरशिप में हम धरती पर तेल और गैस के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। अगर हम उन लाखों बैरल तेल की बात भी ना करें जो हमें वेनेजुएला से मिल रहा है, तो भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से हम सऊदी अरब और रूस दोनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा तेल और गैस पैदा करते हैं। सोचिए जरा, सऊदी अरब और रूस दोनों को मिलाकर, और जल्द ही आंकड़ा उससे कहीं भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कहीं भी हमारे जैसा कोई देश नहीं है और भविष्य के लिए हमारी स्थिति बहुत शानदार है। अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी के जरिए लगभग ना के बराबर तेल इंपोर्ट करता है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें कभी इसकी जरूरत नहीं रही और आगे भी नहीं रहेगी। हमने ईरान को हरा दिया है और पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वो मिलिट्री, इकोनॉमी और हर तरह से तबाह हो चुके हैं। और दुनिया के वो देश जिन्हें हॉर्मुज की खाड़ी से तेल मिलता है, उन्हें उस रास्ते का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें उसकी कदर करनी चाहिए, उन्हें उस पर कब्जा करना चाहिए और उसे संभालना चाहिए। ये वो आसानी से कर सकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिस तेल पर वो पूरी तरह से निर्भर हैं, उसकी रक्षा करने की लीड उन्हें खुद लेनी होगी। तो जिन देशों को फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, जिनमें से कईयों ने ईरान का सिर कुचलने में शामिल होने से इनकार किया था और हमें ये खुद करना पड़ा, उनके लिए मेरा एक सुझाव है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तेल खरीदें। हमारे पास बहुत तेल है, हमारे पास बहुत ज्यादा तेल है। नंबर 2, अपनी सोई हुई हिम्मत को जगाएं। ये आपको पहले ही करना चाहिए था, जब हमने कहा था तब हमारे साथ करना चाहिए था। खाड़ी में जाइए और बस उस पर कब्जा कर लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। ईरान अब लगभग तबाह हो चुका है। मुश्किल काम हमने कर दिया है और तो अब ये आसान होना चाहिए। और वैसे भी अब ये जंग खत्म होगी तो खाड़ी अपने आप ही खुल जाएगी। वो खुद अपना तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि अपने देश को फिर से बनाने के लिए उनके पास बस यही एक रास्ता है। तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। शेयर्स के दाम तेजी से ऊपर जाएंगे। वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए हैं, सच कहूं तो वो थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सच कहूं तो हमने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर किया है, लेकिन हमें इस खौफनाक खतरे से छुटकारा पाने के लिए ईरान का वो छोटा सा सफर तय करना ही था। हमारी ऐतिहासिक टैक्स कटौतियों की वजह से लोग अब पहले से कहीं बड़े रिफंड पाने की बातें कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। उन्हें अपनी सोच से कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये बहुत शानदार और खूबसूरत बिल का कमाल है। हमारी इकॉनमी मजबूत है और दिन ब दिन सुधर रही है।
और जल्द ही ये पहले से भी ज़्यादा दहाड़ती हुई वापस आएगी और ये 1 महीने पहले के अपने लेवल को भी पार कर जाएगी। मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से ही ये साफ कर दिया था कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाते। हमने जो प्रोग्रेस की है उसके लिए शुक्रिया और आज रात मैं कह सकता हूँ कि हम अमेरिका के सभी सैन्य लक्ष्यों को बहुत जल्द पूरा करने की राह पर हैं। बहुत जल्द हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बेहद जोरदार वार करने वाले हैं। हम उन्हें वापस उसी पाषाण युग में धकेल देंगे जो उनकी असली जगह है। इसी बीच बातचीत भी चल रही है। रिजीम चेंज का हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कभी रिजीम चेंज की बात नहीं की, लेकिन रिजीम चेंज हो चुका है क्योंकि उनके सभी पुराने लीडर्स मारे जा चुके हैं। वो सब मर चुके हैं। नया ग्रुप कम कट्टरपंथी और बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर भी अगर इस दौरान कोई डील नहीं होती है तो हमारी नज़र कुछ अहम ठिकानों पर टिकी है। अगर कोई डील नहीं हुई तो हम उनके हर एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे और शायद एक साथ करेंगे। हमने अभी तक उनके तेल पर हमला नहीं किया है, भले ही वो सबसे आसान टारगेट है, क्योंकि इससे उन्हें जिंदा बचने या फिर से खड़े होने का जरा भी मौका नहीं मिलता। लेकिन हम उस पर हमला कर सकते हैं और वो खत्म हो जाएगा और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट हथियार नहीं है। उनका रडार 100% तबाह हो चुका है। एक मिलिट्री फोर्स के तौर पर हमें कोई रोक नहीं सकता। B-2 बॉम्बर से हमने जिन न्यूक्लियर साइट्स को मिटाया था उन पर इतनी जोर से हमला किया गया है कि अब उस न्यूक्लियर मलबे तक पहुंचने में भी महीनों लग जाएंगे और हमने उस पर सैटेलाइट से कड़ी नज़र और कंट्रोल भी रखा हुआ है। अगर हम उन्हें कोई भी हरकत करते हुए देखते हैं, ज़रा सी भी हरकत, तो हम उन पर मिसाइलों से बेहद कड़ा हमला करेंगे। एक बार फिर से कहता हूँ, हमारे पास सारे पत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इस जंग को सही नज़रिया देना बहुत ज़रूरी है। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका 1 साल 7 महीने और 5 दिन शामिल रहा। दूसरे विश्व युद्ध में 3 साल 8 महीने और 25 दिन चला। कोरियाई युद्ध 3 साल 1 महीना और 2 दिन चला। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने 29 दिन तक चला। इराक युद्ध 8 8 महीने और 28 दिन तक चला। हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के खिलाफ इस बेहद ताकतवर, बेहद शानदार मिलिट्री ऑपरेशन में महज 32 दिनों से हैं और उस देश की हमने अतड़ियां निकाल दी हैं। और सच कहूं तो अब वो कोई खतरा नहीं रह गया है। वो मिडिल ईस्ट के दादा हुआ करते थे, लेकिन अब कोई दादागिरी नहीं कर रहे हैं। ये आपके बच्चों, आपके नाती पोतों के भविष्य में एक सच्चा इन्वेस्टमेंट है। पूरी दुनिया देख रही है और उन्हें इस पावर, ताकत और शानदार प्रदर्शन पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें बस यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो क्या देख रहे हैं। वो इसे आपकी कल्पना पर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें जो दिख रहा है उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। अमेरिकी सेना का शानदार प्रदर्शन, आज रात हर अमेरिकी उस दिन का इंतजार कर सकता है जब हम आखिरकार ईरान की गुंडागर्दी और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। हमारे उठाए गए कदमों की वजह से हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के नापाक खतरे को खत्म करने की दहलीज पर खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया हमें देख रही है और जब हम ऐसा कर लेंगे, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित, मजबूत, खुशहाल और महान देश बन जाएगा। ईश्वर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस के जवानों का भला करे और भगवान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भला करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। The United States of America, thank you very much and good night.